हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर आपके लिए एक राहत भरा जजमेंट में लेकर के आया हूं जो कि अभी हाल ही में 9 जनवरी 2023 को पारित हुआ है। दोस्तों अपने देश में 498A के केस बहुत बढ़ रहे हैं और 498A के केस अधिकतर झूठे भी पाए जाते हैं। और दोस्तों 498A में भी कई सारी कंडीशन बनती है। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि केवल बहन के खिलाफ मामला खत्म कर दिया जाता है, कुछ में माँ बाप के खिलाफ खत्म कर दिया जाता है, कुछ में पूरा का पूरा मामला ही खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपकी सिचुएशन जिससे भी मिलती है वो जजमेंट आप यूज कर सकते हो। इसलिए आपके लिए अच्छा ये है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा जजमेंट, जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस बारे में ले सको ले लो, क्योंकि इसको डील करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों अब यहां पर एक चीज देखने की आती है, एक कॉमन प्रॉब्लम। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब हमारी 498 हो गई, हम क्वेश्चन के लिए सोच रहे थे। तो जब हमने लोअर कोर्ट में बात करी तो वहां पे हमको यह बताया गया कि जो आपका मामला है इसमें तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकती, आप इसका ट्रायल चलाओ। लेकिन जब हमने हाई कोर्ट में जाकर के बात करी तो वहां पे हमसे कहा गया अरे ये इसकी क्वेश्चन तो यूं हो जाएगी, यूं फटाफट, बिल्कुल क्वेश्चन वाला मामला है, आप क्वेश्चन डालो। तो अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सही बात कौन सी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मामले को एनालाइज करना है और आपको एक न्यूट्रल कंक्लूजन बनाना पड़ेगा। कोई भी बात जो आपको बताई गई यदि वो किसी भी चीज से प्रभावित है तो फिर वो आपका नुकसान कर सकती है। तो आपको समझना यह है कि आपके लिए सही क्या है, क्वेश्चन में जाना, क्वेश्चन में नहीं जाना, दोनों चीजें हो सकती हैं। कुछ मामलों में मामले के हिसाब से होता है कि क्वेश्चन में जाना चाहिए, कुछ मामलों में ऐसा पहले से पता चल जाता है कि इस मामले में क्वेश्चन नहीं होगी, तो हाईकोर्ट में जाके अपने 50,000 रुपए खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यानी ये मामले पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों जो उनको समस्या आई, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लगभग सभी के सामने आती है। आपको पता ही नहीं चलता, लोअर कोर्ट में बिल्कुल अलग हवा चल रही होती है और हाई कोर्ट में बिल्कुल अलग हवा चल रही होती है। लेकिन आपको ऐसे में एक जेन्युइन बात पता होनी चाहिए कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको इसमें सावधानी रखनी है और ये जो जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं इससे आपको लाभ उठाना है। दोस्तों आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोज ढूंढ ढूंढ कर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों दोनों पक्षकारों का विवाह 4 अप्रैल 2009 को हुआ। उसके बाद दोनों पक्षकार साथ में रहने लगे और कुछ ही समय के बाद दोनों में डिस्प्यूट्स होने लगे और जो वाइफ थी वो हस्बैंड के साथ मिसबिहेव करने लगी, ऐसा उसने बताया। 12/10/2015 को उसने अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ दिया। उसके बाद हस्बैंड और उसके परिवार वालों ने बहुत प्रयास करे कि किसी प्रकार से वापस आ जाए और घर बस जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने वापस आने से साफ इनकार कर दिया। अब पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया और सडनली वाइफ ने इसमें आना बंद कर दिया, तो बाद में केस एक्स पार्टी उसके फेवर में हो गया। अब दोस्तों उसके डाइवोर्स केस करने के बाद वाइफ ने 498A, 323, 324, 313, 307 और 34 आईपीसी में एक एफआईआर दर्ज करवा दी। इसमें दोस्तों आगे चल के चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट केवल 498A, 323, 34 आईपीसी एवं 3/4 डीपी एक्ट के अंतर्गत ही फाइल हुई, जो कि कॉमनली होती ही है। अब अपनी तरफ से हस्बैंड पक्ष की तरफ से क्वेश्चन फाइल की गई। अब यहां पर हस्बैंड पक्ष ने अपना तर्क ये रखा कि जब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपनी साइड के डॉक्यूमेंट्स देने लगे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उनकी तरफ के डॉक्यूमेंट्स लेने से इनकार कर दिया और उनका वर्जन सुना ही नहीं, उनका वर्जन कंसिडर ही नहीं किया और बिना इन्वेस्टिगेशन के ही चार्जशीट फाइल कर दी। और साथ ही ये भी कहा कि कम से कम उसे चार्जशीट फाइल करते हुए और मजिस्ट्रेट साहब को कॉग्निजेंस लेते हुए ये तो देखना चाहिए था जो माता पिता हैं वो बहू के साथ एक दिन भी नहीं रहे हैं। अगली बात उन्होंने बताई कि जब हस्बैंड को डाइवोर्स की डिक्री पारित हो गई थी उसके कुछ समय बाद ही वाइफ ने दूसरी मैरिज कर ली थी और जिस व्यक्ति के साथ दूसरी मैरिज करी थी उसके साथ कुछ फोटो भी उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किए। इसके अलावा 2006 में शादी हुई थी, 2016 में कंप्लेंट की गई थी, जो कि 7 साल के बाद शादी के दर्ज कराई गई थी और उसमें उसने कहा था कि शादी के तुरंत बाद से ही उसके साथ हैरेसमेंट होने लगा था। तो कोर्ट ने माना कि ये जितने भी एलिगेशन वो लगा रही है सारे के सारे जनरल नेचर के हैं। इसके साथ उसने ये भी बताया था कि उसका 4 बार इन लोगों ने अबॉर्शन कराया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने बताया कि वो उस दौरान किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गई और ना ही वो कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकी। तो यहां कोर्ट ने यह माना कि यहां पर ये केस दर्ज कराने की केवल एक इंटेंशन है, पति पक्ष को प्रताड़ित करना, और 498A के कोई भी इंग्रेडिएंट्स यहां पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है और क्वेश्चन का जजमेंट पारित कर दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है। एलिगेशन तो चाहे आप कितने भी बड़े लगा लो, 313 भी था, 307 भी था, कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन में हट गई और कुछ चीजें क्वेश्चन में खत्म हो गई। तो बात वही है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको साबित करने की जिम्मेदारी उसकी है, आपकी नहीं। आपने परेशान नहीं होना है, आपने तो सिर्फ इतना कहना है कि उसने जो लिखा वो गलत है और उसके लिए वो कोई भी एविडेंस उसने नहीं दिया होगा अगर वो चीज गलत है। तो दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस जजमेंट को देख सकते हैं और यदि परिस्थितियां सेम होती है तो अपने मामले में इसका लाभ उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
टेक केयर।